रात्रि काल में जीवन जितना जगत से संयुक्त था, जुड़ा था, निद्रा में सब कुछ उतना ही पृथक हो जाता है। जितना दिन में जुड़ा जगत से लगा रात्रि काल में उतना ही पृथक बाहर। रात्रि काल में तुम देखो कि भोजन के पश्चात का जीवन, भोजन के पश्चात तुम बिस्तर पर लेटे और जो जगत से संयुक्ता थी वह टूटी, निद्रा ने सारी तोड़ी अपने आप। तो ये पृथकता बाहर के जगत से ही नहीं, अपने से भी, अपने साथ भी। सारा पृथक्करण होने लगता है, सारा पृथक्करण। तो आंखें भारी पूरे जगत से, संपूर्ण सृष्टि से निर्लिप्तता ऐसे ही हो जाती है कि जैसे दिन में संलिप्तता थी, जैसे दिन में जुड़ाव था। वैसे ही जैसे दिन में जुड़ाव था, वैसे ही प्रकृति की व्यवस्था नींद में विलगन पैदा करती है, विलाप पैदा करती है, अलगाव पैदा करती है। फिर तुम्हें पता नहीं कि कौन कहाँ है, दूसरा कहाँ है। यह दूसरे कौन की बात तो छोड़ो, अपना ही पता नहीं, अपने शरीर का ही पता नहीं, अपनी आसक्ति का ही पता नहीं। जो शरीर के प्रति आसक्ति है, मन के प्रति आसक्ति है, सारी की सारी आसक्ति हवाई हो जाती है। सारी लिप्तताएं शून्य हो जाती हैं। और शून्य होती कैसे हैं? स्वयं अपने आप ही। शून्यता आती कैसे है? स्वयं ही आती है। शून्यता की नहीं जाती, लाई नहीं जाती, अपने आप आती है। कि जैसे जितनी संलिप्तता जागते हुए थी, उतनी ही अलिप्तता नींद में है। जागते हुए संलिप्तता और नींद में अलिप्तता, और दोनों विरोधाभासी। और यह अलिप्तता आवश्यक है, बड़ी आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? कि आने वाला जो कल है उसकी संलिप्तता के लिए। तो जिस व्यक्ति की, जिस समाज की, देश की नींद खोने लगे, नींद उड़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वह बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र विक्षिप्त होने वाला है, पागल होने वाला है। फिर वह चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो, विकासशील की बात तो छोड़ो, कितना ही विकसित क्यों ना हो, क्योंकि जितनी जीवन को आसक्ति की आवश्यकता है, उतनी ही निरासक्ति की भी।
जीवन जितना सापेक्ष हो उतना निरपेक्ष भी। तो जानते हो, जीवन जागे भी और सोए भी। तो जीवन जब सापेक्ष भी हो और निरपेक्ष भी, जीवन जब संलिप्त हो और निर्लिप्त भी, तो उदय होता है। तो ही तो उदय होता है एक तटस्थ भाव का। तो ही यह तटस्थता होती है, जीवन में इसका प्रादुर्भाव होता है। तो ही उदय होता है सम्यकता का। तो ही उदय होता है निर्लिप्तता का। और यह हर शरीर के साथ प्रकृति रोज रोज करती है, रोज। यह प्रकृति की दैनिक दिनचर्या है। हम प्रकृति की दैनिक दिनचर्या को नहीं समझ पाते क्योंकि हम ठहरे विकसित जगत के ऐसे विकसित व्यक्ति जो प्रकृति को ठीक से उसका कार्य भी संचालित नहीं करने देते, ठीक से नहीं होने देते। तुम अपने जीवन के प्रति पक्ष में हो या विपक्ष में, तुम दोनों में हो सकते हो। तुम पक्ष में भी हो सकते हो और विपक्ष में भी हो सकते हो। तुम अपने संबंधों के प्रति भी हो सकते हो, किंतु प्रकृति ऐसी नहीं। प्रकृति ऐसी बिल्कुल नहीं। वह सभी के प्रति ना तो पक्ष में, और पक्ष में इसलिए नहीं क्योंकि पक्ष में खड़े होने से आसक्ति आती है, और प्रकृति ऐसी भी नहीं कि विपक्ष में, क्योंकि विपक्ष में आने से आसक्ति के विरुद्ध निरासक्ति, तो प्रकृति ना तो किसी के पक्ष में है और ना ही विपक्ष में है। प्रकृति निष्पक्ष है, निष्पक्ष। प्रकृति वह करती है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है, जो जीवन की आवश्यकता होती है। मगर प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं। प्रकृति भी सीमाबद्ध है। प्रकृति को ऐसे समझो कि जैसे चांद। प्रकृति ऐसी कि जैसे चांद, जैसे आफताब, जैसे चांद का शीतल प्रकाश। जैसे चांद के शीतल प्रकाश में कोई उष्णता नहीं, किंतु जैसे चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं, चांद भी ऐसे ही जैसे जमीन। चांद के पास अपनी रोशनी कहाँ? चांद के पास रोशनी भी सूरज की। जैसे कि प्रकृति के पास अपना कुछ भी नहीं। प्रकृति के पास जो कुछ अपना है वह सब कुछ चेतना का। तो प्रकृति को यदि संबंधों के माध्यम से, रिलेशंस के माध्यम से समझना हो तो ऐसे समझो कि प्रकृति ऐसी कि जैसे सहचरी। प्रकृति ऐसी कि जैसे कोई सहेली, चेतना की। और जैसे
चांद जमीन के चक्कर लगाए और जमीन फिर सूरज के। ऐसे ही तो हमारे गुण अवगुण हैं। हमारे गुण अवगुण भी ऐसे ही कि चांद की तरह से शरीर की प्रकृति का चक्कर लगाते हैं। शरीर की प्रकृति का चक्कर, शरीर की परिक्रमा करते हैं। और शरीर की प्रकृति चेतना के कारण से, चेतना की वजह से। तो जब प्रकृति इतनी आश्चर्यजनक और अद्भुत है तो चेतना कैसी होगी? जब प्रकृति इतनी अद्भुत कि चेतना के प्रकाश से इतनी प्रकाशित, तो चेतना का प्रकाश कैसा होगा? तो चेतना का सूरज कैसा होगा? तो स्वाभाविक है आंखें चुंधिया जाती हैं, बंद हो जाती हैं। चेतना बड़ी अद्भुत है।